हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज 27 अगस्त 2026। आइए पढ़ते हैं आज की न्यूज़ के बारे में। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पढ़ते हैं, उसके साथ न्यूज़ भी कि द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है दोस्तों। कि इसमें पहला है न्यूज़ है भारत चीन सीमा वार्ता और द्विपक्षीय संबंध GSP-2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध की चर्चा में क्यों हाल ही में कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA या अजीत डोभाल और चीन विदेश मंत्री वांग यी के बीच या सीमा परिसर या बाउंड्री डेलिमिटेशन को लेकर प्रगति की गई। सीमा परिसीमन की बाउंड्री डेलिमिटेशन को लेकर प्रगति या हॉटस्पॉट स्थापित करने का जो वार्ता है कि मुख्य बिंदु है कि दोनों देश सीमा विवाद के समाधान के लिए या अर्ली हार्वेस्ट या शुरुआती समझौतों को आगे बढ़ाने, दो नई हॉटलाइन या स्थापित करने और दो अतिरिक्त मीटिंग पॉइंट बनाने पर सहमत हुए हैं। और हालांकि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख पत्र और रणनीतिज्ञों द्वारा भारत द्वारा अरुणाचल प्रदेश में 27 स्थानों के नाम मानकीकृत या स्टैंडर्डाइजेशन करने में तीखी प्रक्रिया दी गई है। और विशेषज्ञों का मानना है कि संबंध सुधारने के प्रयासों के बावजूद दोनों पक्ष के रुख अभी भी दृढ़ बने हुए हैं। और जलवायु अनुकूलन या शहरी विकास या क्लाइमेट रेसिलियंट या अर्बन डेवलपमेंट GSP-3 पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन चर्चा में क्यों नेपाल और तिब्बत सीमा पर हिम चट्टान या हिम स्खलन या आइस रॉक एवलांच के कारण आई अचानक बाढ़ या फ्लैश फ्लड से भारत के बिहार में हाई अलर्ट है और 105 से अधिक भारतीय लापता है। और इसके साथ ही भारत के प्रमुख शहरों का जलभराव की गंभीर स्थिति बनी हुई है। और मुख्य बातें कि संसदीय स्थायी समिति ने वर्ष 2047 तक शहरी बुनियादी ढांचे, वित्त पोषण और शासन सुधारने के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन की सिफारिश की है। तो वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग 2026 के अनुसार दुनिया के 25 सबसे दूषित शहरों में से 21 भारत में है। और संपादकीय के अनुसार शहरों के विकास में केवल सड़कों के फ्लाईओवर और निर्माण के बजाय पर्यावरण नुकसान की लागत, हरित आवरण, ग्रीन कवर और बाढ़ प्रतिरोध रणनीति या फ्लड रेसिलियंस स्ट्रेटेजी को प्राथमिकता देनी होगी। अगला न्यूज है कि पीटी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है। पीटी के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा नस्लीय भेदभाव उन्मूलन समिति या अनसर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला है कि अनसर्ड एक स्वतंत्र विशेषज्ञ निकाय है जो नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के कार्यान्वयन की निगरानी करता है। और हाल ही में भारत ने इसके द्वारा जारी की गई या मानवाधिकारों को उल्लंघन संबंधी टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। इसका दोनों हो जाएगा कि दोस्तों UN सर्ड ने भारत में अनुसूचित जाति जनजातियों और रोहिंग्यों शरणार्थियों को लेकर चिंता जताई थी, जिसे भारत सरकार ने कड़ाई से खारिज कर दिया है। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2026 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। इसका बी हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय रेंजलैंड और चारवाहा वर्ष या इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड्स एंड पेट्रोलिस्ट IYRC कि भारत के ग्रासलैंड और ओपन नेचुरल इकोसिस्टम ONES के संरक्षण के संदर्भ में यह वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय रेंजलैंड और चारवाहा वर्ष। मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि GSP-3 भूगोल एवं पर्यावरण कि भारत में तेजी से हो रही शहरी बुनियादी ढांचे का विस्तार असमान और जलवायु और सुरक्षित है। नेपाल तिब्बत क्षेत्र में हालिया प्राकृतिक आपदाओं और भारतीय शहरों में बार आने वाले बाढ़ के आलोक में जलवायु अनुकूलन, शहरी विकास या क्लाइमेट रेसिलियंट अर्बन डेवलपमेंट की आवश्यकता पर समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। 250 15 किया है कि उत्तर की ढांचा हो जाएगा कि हालिया नेपाल या फ्लैश फ्लड और भारतीय शहरों जैसे दिल्ली या बेंगलुरु में जलभराव के उदाहरणों के साथ उत्तर की शुरुआत करें। और भूमिका हालिया नेपाल या फ्लैश फ्लड और भारतीय शहरों जैसे दिल्ली या बेंगलुरु में जलभराव के उदाहरण के साथ उत्तर की मुख्य भाग है वर्तमान शहरीकरण की चुनौतियां, वन्यजीव निर्माण, हरित आवरण में कमी या कंक्रीटीकरण और आर्थिक एवं सामाजिक लागत। या 25 में से 21 सबसे प्रदूषित शहर भारत में है। और आवश्यक या उपाय या संसदीय समिति की सिफारिश से जल निकासी प्रणाली के आधुनिकीकरण या स्पॉन्ज सिटी की अवधारणा, पर्यावरण लागत का आकलन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG 11 का संदर्भ देते हुए यह भविष्योन्मुखी का निष्कर्ष लिखे। अगला है कि भारत और चीन के बीच हालिया सैन्य वापसी डिसेंजमेंट या हॉटलाइन स्थापना की सीमा पर स्थिरता लाने के सामरिक प्रयास है, लेकिन दोनों देशों के बीच की दशकों या पुरानी रणनीतिक और विश्वास अभी भी बरकरार है। निम्नलिखित घटनाओं का आलोक में यह समझौता समझा जा सकता है कि बुनियादी मतभेद कि पूर्वी लद्दाख जैसे देपसांग या डेमचोंग में सेनाएं पीछे हटने के बावजूद वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के अस्थायी समाधान पर गतिरोध जारी है। और सैन्य बुनियादी ढांचा चीन द्वारा सीमावर्ती क्षेत्र में लगातार रनवे या बम्पर या तिब्बत क्षेत्र में लॉजिस्टिक आधुनिकीकरण भारत के लिए गंभीर सुरक्षा चिंता है। तो हिंद प्रशांत में प्रतिस्पर्धा या क्वाड में भारत की बढ़ती भूमिका और चीन की या स्ट्रिंग ऑफ या पर्सल नीति दोनों के बीच भू राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को बढ़ाती है। वो आर्थिक मोर्चे पर करवाट भारत द्वारा चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध और चीनी निवेश की सख्त स्क्रीनिंग पर दर्शाई गई है कि संबंध अभी भी समान नहीं है। और निष्कर्ष है कि सैन्य वापसी केवल एक अस्थायी शांति या क्रिटिकल ट्रस्ट है। जब तक कि सीमा पर पूर्व सैनिक कटौती या डी-एस्केलेशन नहीं होती और या परस्पर संप्रभुता या सम्मान नहीं किया जाता तब तक गहरा रणनीतिक और विश्वास खत्म होना कठिन है। अगला है पीटी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि भारत चीन सीमा विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि वास्तविक नियंत्रण रेखा या LAC दोनों
या दोनों देशों के बीच या आधिकारिक रूप से सीमांकित या पारस्परिक रूप से स्वीकृत सीमा है। दोनों देशों के बीच सीमा विवादों को सुलझाने के लिए विशेष प्रतिनिधियों SRS की संस्थागत यह व्यवस्था की गई है। इसका केवल दूसरा सही है, पहला गलत है कि LAC दोनों देशों के बीच या पारस्परिक रूप से स्वीकृत नहीं है, और इसमें कई क्षेत्रों में मतभेद, और दूसरा सही है क्योंकि निवेश या प्रतिनिधियों SR की वर्तमान सीमा तंत्र का हिस्सा है। अगला है कि मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है अंतर्राष्ट्रीय संबंध कि एक स्पष्ट रूप से सीमांकित और पारस्परिक रूप से मान्यता प्राप्त भारत चीन सीमा विवाद मोर्चे को स्थिरता के क्षेत्र में यह बदलने के लिए अपरिहार्य है, और हालिया विशेष प्रतिनिधित्व वार्ता के आलोक में इसका कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। 250 रंग किया है। पढ़ते हैं इसका पहले आंसर पढ़ते हैं। मॉडल आंसर अंतर्राष्ट्रीय संबंध GS/2 कि हाल ही में हुई भारत चीन विशेष प्रतिनिधि SR वार्ता वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर तनाव कम करने की दिशा में एक कदम है, और ऐतिहासिक रूप से लगभग 3488 किलोमीटर की लंबी सीमा स्पष्ट सीमांकन न होना दोनों देशों के बीच बार होने वाले सैन्य गतिरोध जैसे डोकलाम 2017 और गलवान 2020 का प्रमुख कारण रहा है, और स्थिरता के लिए स्पष्ट सीमांकन की अपरिहार्य की गलतफहमियों में कमी सीमा रेखा स्पष्ट न होने से दोनों सेनाएं आपस अपने दावे के अनुसार यह गश्त करती है, जिससे आमना सामना या फेस ऑफ होता है और स्पष्ट सीमांकन से रोकेगा। सैन्य खर्च में कटौती सीमा पर शांति होने से दोनों देश अग्रिम या मोर्चे से भारी सैन्य तैनाती या बुनियादी ढांचे अत्यधिक खर्च को आर्थिक विकास की ओर मोड़ सकेंगे, और आर्थिक द्विपक्षीय सहयोग सीमा पर स्थिरता से व्यापारिक संबंधों में यह विश्वास बहाल होगा। चीन से आने वाली प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की बाधाएं दूर होगी, और समालोचनात्मक विश्लेषणात्मक चुनौतियां दूसरा पहलू विश्वास की कमी या ट्रस्ट डिफिसिट 1993 या 96 2005 के सीमा समझौते के बावजूद चीन द्वारा यथास्थिति बदलने के एक तरफा या प्रयासों जैसे गलवान ने दोनों देशों के बीच यह गहरे अविश्वास जन्म दिया है, और रणनीतिक मंशा चीन सीमा विवाद और भारत पर रणनीतिक दबाव बनाए रखने के लिए एक उपकरण के रूप में देखता है, ताकि भारत का ध्यान वैश्विक मुद्दों से हटकर सीमा रक्षा पर ही केंद्रित रहे। बहुआयामी या प्रतिद्वंदी भारत चीन विवाद केवल सीमा तक सीमित नहीं है। हिंद महासागर में चीन का बढ़ता दखल और पाकिस्तान के साथ उसकी या गुलबंदी या CPEC या वैश्विक मंचों पर भारत के विरोध या सीमा के स्पष्ट होने के बाद भी तनाव के बिंदु बने रहेंगे। निष्कर्ष है कि एक स्पष्ट या सीमांकन निश्चित रूप से तत्कालीन सैन्य संघर्षों को रोकने के लिए या अपरिहार्य, हालांकि इसे स्थिरता के क्षेत्र में बदलने के लिए केवल बातचीत काफी नहीं, बल्कि चीन को सीमा समझौते पूरी तरह पालन करना होगा। भारत को डी-एस्केलेशन या तनाव कम करने के साथ साथ या अपनी सैन्य और सीमाई बुनियादी ढांचे क्षमता को मजबूत बनाए रखना होगा। अगला है कि आइए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद ये पढ़ते हैं कि इसमें बोला गया कि दोस्तों भारत की प्रतिनिधित्व की वार्ता नियंत्रण रेखा LAC तनाव कम करने। उसमें बोला गया कि 3488 किलोमीटर की लंबी सीमा स्पष्ट सीमांकन न होना दोनों देशों के बीच बार वाले सैन्य गतिरोध डोकलाम 2017 गलवान के प्रमुख कारण रहा है, बोला गया अंतर्राष्ट्रीय। अगला क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था और विकास से GS/3 भारत का वर्तमान युवा संकट केवल परीक्षा प्रणाली में सुधारों से हल नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके रोजगार के अवसरों की कमी को दूर करना होगा। इसका कथन का परीक्षण कीजिए और देश में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उपाय सुझाइए। इसका मोरल आंसर भारत वर्तमान में जान सके कि लवांश या डेमोग्राफिक डिपेंड के दौर से गुजर रहा है, जहां 85% से अधिक आबादी कार्यशील युवा वर्ग में है, और हालांकि हालिया पेपर लीक या बेरोजगारी युवाओं में बढ़ती हताशा यह दर्शाती है कि संकट केवल परीक्षा प्रणाली का नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था में पर्याप्त रोजगार सृजन का कमी है। और केवल परीक्षा सुधार पर्याप्त क्यों नहीं, कथन का परीक्षण कीजिए। मांग आपूर्ति में असंतुलन परीक्षा प्रणाली में सुधार जिसे या पारदर्शिता ऑनलाइन परीक्षा केवल चयन प्रक्रिया को निष्पक्ष बना सकते हैं, लेकिन वे नए रोजगार पैदा नहीं कर सकते। समस्या यह है कि उम्मीदवारों की संख्या या लाखों में है और पद केवल कुछ हजारों में है, और संरचनात्मक समस्या भारत की GDP में सेवा क्षेत्र या सर्विस सेक्टर का योगदान बढ़ा है, लेकिन यह कम श्रम गहन या लेस लेबर इंसेंटिव का विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में जो बड़े पैमाने पर रोजगार दे सकता है अभी भी पिछड़ा हुआ है। कौशल अंतर स्किल गैप शिक्षा व्यवस्था केवल डिग्रियां दे रही है, और उद्योग जगत की मांग और यही डेटा या साइंस आधुनिक तकनीक के अनुरूप युवा में व्यवहारिक कौशल की भारी कमी है। और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उपाय कि विनिर्माण क्षेत्र का या पुनरुद्धार, मेक इन इंडिया और उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना का दायरा श्रम गहन क्षेत्रों जैसे कपड़ा, चमड़ा और इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली को बढ़ाना चाहिए। और MSME का समर्थन सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग भारत में रोजगार के रीढ़ हैं, और इन्हें आसान ऋण, तकनीक सहायता और बाजार तक पहुंच प्रदान की जानी चाहिए। तो कौशल विकास और शिक्षा का एकीकरण राष्ट्रीय शिक्षा नीति NAP 2020 के तहत व्यावसायिक प्रशिक्षण या वोकेशनल ट्रेनिंग को स्कूल और कॉलेजों स्तर से ही अनिवार्य किया जाए, ताकि युवा रोजगार योग्य इम्प्लॉयबल या बन सकें। और हरित और डिजिटल अर्थव्यवस्था, सौर ऊर्जा अपशिष्ट प्रबंधन, ग्रामीण डिजिटल बुनियादी ढांचे जैसे या ब्रॉडबैंड विस्तार में ये नए अस्थायी रोजगार पैदा करने पर ध्यान केंद्रित करना। निष्कर्ष भारत का युवा संकट एक बहुआयामी चुनौती है। यह परीक्षा प्रणाली में सुधार, प्रशासनिक सुधारों के लिए जरूरी है, लेकिन इस संकट के अस्थायी समाधान के लिए आर्थिक नीतियों का ध्यान सकल घरेलू उत्पाद GDP केंद्रित से बदलकर रोजगार केंद्रित विकास स्थानांतरित करना होगा। अगर है UGC इक्विटी विनियम 2026 से भेदभाव का मुद्दा। UGC इक्विटी रेगुलेशन 2026 के टाइम केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि UGC उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना और विनियम 2026 का पुनः विचार कर रहे हैं। इस नियम की धारा 3(1)(c) में जातिगत भेदभाव की परिभाषा को लेकर विवाद है। संवैधानिक प्रावधान मुद्दा अनुच्छेद 14 या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 धर्म या मूल वंश और जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध के मौलिक अधिकारों को सीधे जोड़ता है। पीटी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है UPSC या PCS प्रीलिम्स प्रैक्टिस कि भारत संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य का नाम बदलने की प्रक्रिया के संबंध में विचार कीजिए। ऐसा कोई विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व सिफारिश के बिना संसद के किसी भी सदन में पेश नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के विधानमंडलों को उसके विचार या व्यक्त करने के लिए विधेयक भेजा जाना अनिवार्य है, और विधानमंडल के विचार संसद पर बाध्यकारी होते हैं।
इसका केवल पहला सही, दूसरा गलत है कि राज्य विधानमंडल द्वारा व्यक्त किए गए विचार संसद पर किसी भी तरह बाध्यकारी नहीं होते हैं। संसद बिना राज्य की सहमति के बिना नाम बदल सकते हैं। कि अगला है मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है GS2 भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। कि भारतीय संविधान को अनुच्छेद 3 संसद को अभूतपूर्व शक्तियां प्रदान करता है जो भारत के विनाशी राज्यों या अविनाशी संघ या संघ के होने के चरित्र को दर्शाता है। हाल ही में राज्यों के नाम या सीमाओं में परिवर्तन जैसे केरल से केरलम में संदर्भ में इस कथन का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। 150 शब्द संख्या है कि अनुच्छेद 3 का संक्षिप्त उल्लेख करें जो संसद के नए राज्यों का गठन, नाम या सीमाओं में परिवर्तन की शक्ति देता है। एकात्मक सुझाव या यूनिटरी बायस या समझाएं कि कैसे अमेरिकी संघ या अविनाशी राज्यों को अविनाशी संघ के विपरीत भारत में राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता की गारंटी नहीं। और प्रक्रिया राष्ट्रपति की सिफारिश से राज्य विधानसभा को केवल विचार देने का अवसर जो बाध्यकारी नहीं है। और संघवाद की चुनौती या फेडरल या कॉन्सर्न के बिना राज्यों की पूर्ति पूर्ण सहमति के केंद्र द्वारा भौगोलिक बदलाव करने की शक्ति कभी सहकारी संघवाद को भी भावना को प्रभावित कर सकती है। निष्कर्ष भाषाएं और प्रशासनिक अवसर जैसे केरलम के लिए एक शक्ति आवश्यक है, लेकिन इसका प्रयोग राज्यों के साथ व्यापक या आम सहमति लोकतांत्रिक या संवाद के साथ होना चाहिए। अगला है कि विधायी व्यवधान या राज्य विधानसभाओं का आचरण लेजिस्लेटिव या डिसरप्शन की चर्चा में तमिलनाडु विधानसभा में विधायकों की अमर्यादित व्यवहार और लगातार हो रहे व्यवधान पर स्पीकर जेडीसी या प्रभाकर ने गहरी नाराजगी व्यक्त की है। महत्वपूर्ण बिंदु विधानसभाओं और संसद में बढ़ता गतिरोध और उत्पादक समय भारतीय लोकतांत्रिक या संस्थानों की साख को प्रभावित कर रहा है। और संवैधानिक प्रावधान संविधान का अनुच्छेद 178 या 187 राज्य विधानमंडल के अधिकारों या स्पीकर या डिप्टी स्पीकर की शक्तियों या कार्यों से संबंधित है कि सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए विनियम की शक्ति अध्यक्ष के पास सुरक्षित है। और चुनावी प्रक्रिया और चुनावी या फंडिंग इलेक्टोरल या रिफॉर्म या ट्रांसपेरेंसी चर्चा क्यों है कि सुप्रीम कोर्ट के काले या ब्लैक मनी को पूरी तरह समाप्त करने की जिम्मेदारी भारतीय निर्वाचन आयोग EC को सौंपी है। तो महत्वपूर्ण बिंदु है, न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यह निष्पक्ष या चुनावी लोकतंत्र की बुनियादी संरचना बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। और चुनाव या आयोग या राज्य सरकार को चुनाव में अवैध धन के उपयोग पर त्वरित जांच और अनुपालन रिपोर्ट या सौंपनी होगी। और संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 324 के तहत या चुनाव आयोग को चुनाव को अध्यक्षण या निर्देशन या नियंत्रण की पूर्ति या पूर्ण शक्ति प्राप्त है। और नया न्यायाधिकरण या ढांचा इंडिया न्यू ट्राइब्यूनल फ्रेमवर्क चर्चा क्यों हाल ही में लागू नया अधिकरण या सुधार अधिनियम 2026 ट्राइब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2026 की लगातार चर्चा में है। यह अधिनियम या पूर्ववर्ती 2021 के कानून को निरस्त कर एक स्वतंत्र राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग नेशनल ट्राइब्यूनल्स या कमीशन NTC की स्थापना का मार्ग प्रस्तुत करता है। संवैधानिक जुड़ा यह ढांचा या संविधान के भाग 14A अनुच्छेद 223A 223B के अंतर्गत आता है जिसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अगला है कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए PT के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि भारत निर्वाचन आयोग ECI और चुनावी सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभा के चुनावी के नियंत्रण और अध्यक्षण की शक्ति देता है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के निर्माण के अनुसार चुनाव में काले धन के उपयोग पर रोक लगाने की प्रशासनिक जिम्मेदारी केवल प्रवर्तन निदेशालय ED की है। इसका आंसर पहला सही है, दूसरा गलत है। सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव से काले धन को खत्म करने की प्राथमिक जिम्मेदारी जवाबदेही सीधे भारत निर्वाचन आयोग पर तय की गई है। दूसरा गलत है, पहला सही है। इसमें बोला गया कि चुनाव काले धन का उपयोग की प्राथमिक जिम्मेदारी केवल निदेशालय ED की है। या दूसरा गलत है, पहला सही है। मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि राज्य विधानसभाओं और संसद में बढ़ते कि विधायी व्यवधान या कानून निर्माण की गुणवत्ता को कमजोर कर रहे हैं। इस प्रवृत्ति के कारण या समीक्षा कीजिए कि सदन की गरिमा और उत्पादकता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक उपाय की सुझाव दीजिए। GS2 250 15 की है कि हालिया घटनाओं जैसे तमिलनाडु विधानसभा गतिरोध के संदर्भ देते हुए कि विधायी उत्पादकता का आ रही गिरावट में रेखांकित करें और व्यवधान के कारण राजनीतिक ध्रुवीकरण चर्चा के लिए अपर्याप्त समय दलीय हितों को तरजीह या पीठासीन अधिकारियों स्पीकर के निर्णय को असहमति और प्रभाव बिना विस्तृत चर्चा के विधायकों का पारित होना और कार्यपालिका की जवाबदेही में कमी और सार्वजनिक धन का आवश्यक संवैधानिक ढांचा सदन के सुचारू संचालन में स्पीकर की शक्तियों निलंबन और अनुशासन का उल्लेख करें। और सुझाव ब्रिटेन की तर्ज पर विपक्ष के दिन या ओपोजिशन डे तय करना और आचार संहिता की कड़ाई से पालन और पीठासीन अधिकारियों की दलीय निष्पक्षता सुनिश्चित करना। निष्कर्ष जीवंत या लोकतंत्र के लिए या स्वस्थ या बहस विमर्श की पुनः स्थापना को आवश्यक बताते हुए सकारात्मक निष्कर्ष लिखे। मुख्य अगला है उसी का है कि मुख्य आर्थिक या समाचार कोर इकोनॉमी से लिया गया टॉपिक्स है। भारत जापान व्यापार समझौता सीमा इंडिया जापान CAPA रिव्यू भारत और जापान 2021 के 2011 के व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CAPA की समीक्षा कर रहे हैं। इसका उद्देश्य बढ़ते व्यापार घाटे को कम करना और अगले 10 वर्षों में से 10 ट्रिलियन येन या 62 बिलियन येन के निवेश को सुव्यवस्थित करना है। और भारत की पूंजीगत व्यय रणनीति इंडिया कैपेक्स स्ट्रेटेजी वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र का कैपेक्स लक्ष्य 12.22 लाख करोड़ रुपये है, जबकि प्रभावी पूंजीगत व्यय इफेक्टिव कैपेक्स या 17.115 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। यह निजी निवेश या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए आधार तैयार कर रहा है। और हमुज जल मरुमध्य संकट को हमुज क्राइसिस इंपैक्ट एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार हमुज संकट के कारण वैश्विक तेल और गैस की कीमतों में वृद्धि हुई है, जिससे भारत के मार्च से अगस्त 2026 के बीच या 22.5 बिलियन डॉलर का अतिरिक्त जीवाश्म ईंधन आयात बिल चुकाना पड़ा है। भारत चीन के बाद इसे प्रभावित होने वाला दूसरा सबसे बड़ा आयात है। और शहरी बुनियादी ढांचा विकास अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर आर्थिक समीक्षा इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार कि शहर आर्थिक विकास के मुख्य केंद्र हैं जो 2030 तक GDP में 70 से 75% का योगदान देंगे। हालिया खराब मोबिलिटी और जल भराव जैसी समस्या इस विकास की गति को धीमा कर रही है। अगला है PT के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि व्यापक आर्थिक भागीदारी की समझौते CEPA के संदर्भ में निम्नलिखित कीजिए कि CEPA के तहत व्यापार की जाने वाली
वस्तुओं और सेवाओं दोनों में सीमा शुल्क और नियामक बाधाओं को कम किया जाता है। और हाल ही में भारत ने बढ़ते व्यापार घाटों को संतुलित करने के लिए जापान के साथ 2021 के अपने द्विपक्षीय समझौते का समीक्षा शुरू करे। इसका दोनों सही हो जाएगा कि भारत वर्तमान में जापान के साथ बढ़ते व्यापार असंतुलन को ठीक करने और $62 बिलियन के निवेश को आकर्षित करने के लिए 2011 के व्यापक समझौते की समीक्षा कर रहा है। अगला है कि प्रभावी पूंजीगत व्यय इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर शब्द के संबंध में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? इसका बी हो जाएगा आंसर। इनमें से केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय के साथ साथ राज्यों और अन्य एजेंसियों को पूंजीगत संपत्ति निर्माण के लिए दिए जाने वाले सहायता या अनुदान भी शामिल होते हैं। कि बजट में प्रभावी पूंजीगत व्यय की गणना केंद्र में अपने पूंजीगत व्यय और राज्यों को पूंजीगत संपत्तियों के निर्णयों के लिए दिए जाने वाले अनुदान को जोड़कर की जाती है। अगला मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है। पूंजीगत व्यय और निजी निवेश क्या है? कि बजट में पूंजीगत व्यय कैपेक्स को बढ़ावा भारतीय अर्थव्यवस्था में निजी निवेश या प्राइवेट कैपेक्स को आकर्षित या करने या कोडिंग इन के लिए आवश्यक शर्त या सरकार की वर्तमान कैपेक्स रणनीति के आलोक में इस कथन का समालोचना मूल्यांकन कीजिए। 150 शब्द 10 अंक है। उसका मॉडल आंसर हो जाएगा कि भारत के वित्त वर्ष 2026-27 में कैपेक्स लक्ष्य 12.22 लाख करोड़ रुपये और प्रभावी कैपेक्स 17.15 लाख करोड़ रुपये का उल्लेख करते हुए शुरुआत करें। मुख्य भाग या सकारात्मक प्रभाव सार्वजनिक निवेश किस प्रकार लॉजिस्टिक्स या सड़कों या रेलवे को मजबूत करता है, जिससे निजी कंपनियों के लिए व्यापारिक लागत कम होती है और उसे ग्रोइंग इन प्रभाव कहते हैं। और चुनौतियां या सीमाएं या इसके बावजूद वर्तमान में निजी निवेशक कुछ ही क्षेत्रों जैसे IT, ES या डेटा सेंटर तक सीमित है। और कमजोरियों या उपभोक्ता मांग वीक कंज्यूमर्स डिमांड्स के कारण कई पारंपरिक क्षेत्रों में निजी कंपनियों अभी भी बड़ा निवेश करने से कतरा रही है। निष्कर्ष सरकारी खर्च बढ़ाना काफी नहीं, बल्कि देश में जमीनी स्तर पर उपभोक्ता मांग को या पुनर्जीवित करना और व्यापारिक बाधाओं को दूर करना भी आवश्यक है। अगला है शहरीकरण और अर्थव्यवस्था। कि भारत के शहर देश आर्थिक विकास के प्रमुख इंजन है, लेकिन वर्तमान बुनियादी ढांचे को कमियों और जलवायु संबंधी आपदाएं इस गति को बाधित कर रही हैं। टिप्पणी कीजिए। 250 और 15 की है। इसका मॉडल आंसर भारत के शहर देश की GDP 7% से अधिक योगदान देते हैं, जो इन्हें आर्थिक विकास का असली ग्रोथ इंजन बनाते हैं। हालांकि तीव्र और अनियोजित शहरीकरण के कारण वर्तमान बुनियादी ढांचे पर दबाव बढ़ा है, जिससे आर्थिक या प्रगति के समक्ष गंभीर चुनौतियां उत्पन्न हो गई है। और आर्थिक विकास के प्रमुख इंजन के रूप में शहर रोजगार या नवाचार के शहर कौशल विकास या तकनीकी नवाचार और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के प्रमुख केंद्र हैं। अर्थव्यवस्था का पैमाना इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल या उद्योग और सेवाओं की एक जगह केंद्रित होने से उत्पादन लागत कम होती है और दक्षता बढ़ती है। बुनियादी ढांचे की कमियां आर्थिक इंजन की बाधा कि यातायात या लॉजिस्टिक अत्यधिक ट्रैफिक जाम और सार्वजनिक परिवहन की कमी के कारण सालाना अरबों डॉलर का समय और ईंधन का बर्बाद होता है। आवास और नागरिक सुविधाएं, झुग्गियों बस्तियों का बढ़ना और स्वच्छ पेयजल की कमी और खराब अपशिष्ट प्रबंधन वेस्ट मैनेजमेंट शहरी उत्पादकता को घटाती है। और जलवायु संबंधी आपदाएं उनके प्रभाव कि शहरी बाढ़ या अर्बन या फ्लडिंग या बेंगलुरु चेन्नई मुंबई जैसे आर्थिक केंद्रों में बाढ़ के कारण कंपनियों का कामकाज ठप हो जाता है और भारी वित्तीय नुकसान होता है। और हीट वेव बढ़ता तापमान या अर्बन या हीट आइसलैंड प्रभाव निर्माण या बाहरी क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों की ये कार्य क्षमता को कम करता है। वायु प्रदूषण या प्रदूषित हवा के कारण यह स्वास्थ्य लागत बढ़ती है और मानव पूंजी ह्यूमन कैपिटल का ह्रास होता है। आगे की राह कि लचीला बुनियादी ढांचा रेसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर रेस्पॉन्सिबिलिटी की अवधारणा को अपनाना और जल निकासी प्रणालियों को आधुनिक बनाना और सतत शहरी नियोजन अमृत AMRUT या स्मार्ट सिटी मिशन के तहत हरित भवनों या ग्रीन बिल्डिंग और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना, विकेंद्रीकरण या टियर 2 या टियर 3 शहरों का विकास करना ताकि महानगरों पर बोझ कम हो सके। और निष्कर्ष भारत को 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने के लिए अपने शहरों को केवल आर्थिक केंद्र ही नहीं बल्कि जलवायु लचीला या क्लाइमेट रेसिलिएंट और साधारण या सस्टेनेबल बनाना होगा। अगला है कि अभ्यास प्रश्न है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है प्रीलिम्स के लिए कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो यह अधिनियम देश की लगभग 75% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी को रियायती या खाद्यान्न का कानूनी अधिकार देता है। और इसके तहत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को गर्भावस्था के दौरान या प्रसव के 6 महीने के बाद तक वित्तीय सहायता, नगद या मातृत्व लाभ का भी प्रावधान है। उसका दोनों सही हो जाएगा, उसका दोनों सही है। अगला है पढ़ते हैं मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि भारत में खाद्यान्न या मामलों में आत्मनिर्भरता को तो हालिया कर लिया है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के दौर में भारत की खाद्य और सुरक्षा को क्लाइमेट प्रूफ या जलवायु अनुकूलन बनाना एक अनिवार्य चुनौती है। चर्चा कीजिए तथा दिशा में आवश्यक सुधारात्मक कदम सुझाइए। 250 और 15 क्या है। मॉडल आंसर हो जाएगा कि हरित क्रांति ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद भारत में खाद्य या उद्यान में रिकॉर्ड वृद्धि का आत्मनिर्भरता हासिल की है और आज देश के बड़े पैमाने पर खाद्यान्न का निर्यात भी कर रहा है। इसके बावजूद वैश्विक तापमान, ग्लोबल वार्मिंग और अप्रत्याशित या मौसम प्रणाली के कारण भारत की खाद्य सुरक्षा के सामने एक नया संकट खड़ा हो गया। इसलिए वर्तमान समय में खाद्य सुरक्षा जो क्लाइमेट या प्रूफ जलवायु अनुकूलन बनाना एक अनिवार्य राष्ट्रीय आवश्यकता बन चुका है। जलवायु परिवर्तन के दौर में यह खाद्य सुरक्षा के समक्ष चुनौतियां कि मौसम की अनिश्चितता या मानसून के पैटर्न में बदलाव या बेमौसम बारिश से लंबे समय तक सूखा पड़ने से फसलों की आवश्यकता में भारी गिरावट आ रही है। और तापमान में वृद्धि केंद्र और चावल की जैसी मुख्य फसलों पर तापमान वृद्धि का सीधा असर पड़ता है। उदाहरण के लिए मार्च और अप्रैल में अत्यधिक गर्मी या हीट वेव के कारण गेहूं के दाने समय से पहले सिकुड़ जाते हैं और मृदा और जल संकट, भूजल का अत्यधिक दोहन और मिट्टी की लवणता बढ़ने से उपजाऊ भूमि बंजर हो रही है। और पोषण का ह्रास अध्ययनों के अनुसार हवा में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को असर बढ़ने में से काफ़ी या चावल और गेहूं में जिंक या आयरन प्रोटीन की मात्रा कम हो रही है। खाद्य सुरक्षा को क्लाइमेट प्रूफ बनाने के लिए आवश्यक सुधारात्मक कदम या कृषि या परिस्थिति एग्रो इकोलॉजी या फसल विविधीकरण कि चावल गेहूं के चक्र से हटकर मोटे अनाजों मिलेट्स या भी से अन्य दलहन या तिलहन की खेतों को बढ़ावा देना जो कम पानी में विषम जलवायु भी उग सकते हैं। प्राकृतिक या खेती या नेचुरल फार्मिंग या जैविक खेतों को प्रोत्साहित करना ताकि मिट्टी की नमी
सोखने की क्षमता बढ़े और जलवायु स्मार्ट कृषि, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर CSA, सूखा प्रतिरोधी, बाढ़ प्रतिरोधी और कम अवधि वाली फसलों की किस्मों जैसे पूसा 4 के विकल्प का विकास और वितरण, तो सटीक कृषि या प्रिसिशन या फार्मिंग, ड्रिप सिंचाई या स्प्रिंकलर सिस्टम को अनिवार्य करना ताकि ताकि पर ड्रॉप मोर या क्रॉप पर लक्ष्य हासिल हो सके। और अवसंरचना और संस्थागत सुधार के शीतगृह, कोल्ड स्टोरेज श्रृंखला, कटी हुई फसलों की बर्बादी रोकने के लिए सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज का निर्माण और डिजिटल कृषि, मौसम के सटीक पूर्वानुमान के लिए अपग्रेड डेटा या एआई का उपयोग कर किसानों को समय पर सलाह देना और नीतिगत या वित्तीय प्रोत्साहन, जलवायु अनुकूलन फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को आकर्षण बनाना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY को अधिक सुगम बनाना ताकि जलवायु जोखिम से किसानों को वित्तीय सुरक्षा मिल सके। भारत की खाद्य आत्मनिर्भरता एक बड़ी उपलब्ध है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के दौर में यह सुरक्षा अत्यंत संवेदनशील और भारत को हरित क्रांति से आगे बढ़कर अब सदाबहार क्रांति एवरग्रीन रिवोल्यूशन की ओर बढ़ना होगा, जहां उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ पर्यावरण का संरक्षण भी सुनिश्चित हो। क्लाइमेट या प्रूफिंग या केवल कृषि बचाव नहीं बल्कि देश की पोषण सुरक्षा और संप्रभुता की सुरक्षा है। अगला है पीटी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है। भारत में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के संदर्भ में आउट ऑफ पॉकेट या एक्सपेंडिचर या आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर से क्या तात्पर्य है? इसका सी हो जाएगा, या प्रत्यक्ष रूप से मरीजों द्वारा या अपनी जेब से स्वास्थ्य सेवा के लिए किया जाने वाला भुगतान जो किसी बीमा या सरकारी योजना के अंतर्गत कवर नहीं होता है। इसका सी हो जाएगा कि यह प्रत्यक्ष रूप से मरीजों द्वारा अपनी जेब से स्वास्थ्य सेवाओं के लिए किया जाने वाला भुगतान जो किसी बीमा या सरकारी योजना के अंतर्गत कवर नहीं होता है। मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि भारत में निजी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के अनियंत्रित विस्तार ने या आम नागरिकों के लिए चिकित्सा को खींचना और दुर्गम बना दिया है। और संसदीय समिति हालिया रिपोर्ट के अनुसार के आलोक में निजी स्वास्थ्य क्षेत्र की विनियमित या रेगुलेट करने और आउट ऑफ पॉकेट खर्च को कम करने के उपाय का विश्लेषण कीजिए। 150 शब्द संख्या। इसका आंसर हो जाएगा कि भारत में निजी स्वास्थ्य सेवा का अनियंत्रित और विस्तार और आउट ऑफ पॉकेट OP खर्च पर गंभीर चिंता का विषय है। संसदीय समिति की हालिया रिपोर्ट के आलोक में विश्लेषण कीजिए। मुख्य चुनौतियां अत्यधिक वित्तीय बोझ या भारत में कुल स्वास्थ्य व्यय का लगभग 50 से 60% हिस्सा नागरिकों को खुद की जेब OP को भुगतान पड़ता है, जो कई परिवारों को गरीबों में धकेल देता है। और अनियंत्रित शुल्क, निजी अस्पतालों के परामर्श, जांच और बिस्तरों या बेड्स के शुल्क में पारदर्शिता की भारी कमी है। गुणवत्ता असमानता, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में और स्वास्थ्य या बुनियादी ढांचे का अभाव है, जिससे चिकित्सा आम नागरिकों के लिए दुर्गम हो गई है। विनियमन और सुधार के उपाय, या क्लिनिकल या एब्लिशमेंट या एक्ट का कार्रवाई से परिवर्तन, सभी राज्यों में निजी अस्पतालों के पंजीकरण या मानक संचालन प्रक्रिया या पारदर्शिता को अनिवार्य किया जाए। और दरों का मानकीकरण, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्य सरकारों को विभिन्न चिकित्सा प्रक्रिया और पैकेजों की दरों की एक ऊपरी सीमा या कैप तय करनी चाहिए। सार्वजनिक स्वास्थ्य बजट में वृद्धि या स्वास्थ्य क्षेत्र पर सरकारी खर्च को सकल घरेलू उत्पादन GDP के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर न्यूनतम 2.5% किया जाए। बीमा योजना को सुदृढ़ीकरण और आयुष्मान भारत या PMJAY जैसे योजना का दायरा बढ़ाकर मध्यम वर्ग को भी इसमें शामिल किया जाए और पैकेज को व्यवहारिक बनाया जाए। और सस्ता और इलाज और दवाएं, जन औषधि केंद्रों का विस्तार या जेनेरिक दवाओं को उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, जिससे दवाओं पर होने वाले खर्च कम हो। और निष्कर्ष, निजी स्वास्थ्य क्षेत्र को पूरी तरह हतोत्साहित करने के बजाय एक मजबूत नियामक ढांचे, रेगुलेटरी या फ्रेमवर्क और सार्वजनिक निजी भागीदारी PP और मॉडल के माध्यम से इसे यह जवाबदेह बनाना आवश्यक है, ताकि सभी के लिए स्वास्थ्य का लक्ष्य हासिल किया जा सके। पीटी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि यदि पश्चिम एशिया में भू राजनीतिक तनाव के कारण या कच्चे तेल या क्रूड ऑयल वैश्विक कीमतों में भारी उछाल आता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? कि चालू खाता घाटा, करंट अकाउंट डिफिसिट बढ़ सकता है और घरेलू स्तर पर आयातित मुद्रास्फीति, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन वृद्धि हो सकती है। तो भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले तो मजबूत हो सकती है। इसका पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है कि तेल महंगा होने से डॉलर बाहर जाएगा और जिससे रुपया कमजोर होगा वो मजबूत नहीं होगा। इसमें बोला कि घरेलू स्तर पर भारतीय रुपया अमेरिका के मुकाबले मजबूत हो सकता है, इसमें बोला तीसरा गलत है। मैथ्स के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि बाहरी भू राजनीतिक झटके जैसे पश्चिम एशिया संकट के भारतीय माइक्रो स्टेबिलिटी को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। वर्तमान में वैश्विक परिस्थितियों के संदर्भ में भारत की आर्थिक सुविधता और सुरक्षा उपाय की समीक्षा कीजिए। 250-15 की है। वर्तमान में पश्चिम एशिया संकट जैसे इजराइल हमास और लाल सागर संकट, रूस यूक्रेन युद्ध जैसे भारी भू राजनीतिक इसके भारतीय अर्थव्यवस्था की समष्टि का आर्थिक या माइक्रो इकोनॉमिक स्थिरता के लिए गंभीर चुनौती उत्पन्न करते हैं। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान सीधे भारत के घरेलू आर्थिक संकेतों को प्रभावित करता है। माइक्रो इकोनॉमिक स्थिरता पर प्रभाव, चालू खाता घाटा, CDM वृद्धि, भारत अपनी आवश्यकता पर लगभग 50% कच्चा तेल आयात करता है। इसके पढ़ लेना दोस्तों, इसके बारे में हम जानते भी कैसे, इसको पढ़ लेना, दोस्तों। पढ़ते अगला न्यूज है। पीटी क्वेश्चन है, भारत में चाय TEC के उत्पादन और भौगोलिक संकेतों GI TAG के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भारत में दार्जिलिंग चाय को सबसे पहला या भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया था। और चाय की फसल के लिए गहरी उपजाऊ या अच्छी जल या निकासी वाली मिट्टी या गर्म एवं नम प्रणाली की आवश्यकता होती है। इसका दोनों सही हो जाएगा दोस्तों, दोनों सही है। कि नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ या आइस रॉक या एवलांच ट्रिगर नेपाल इन फ्लैश फ्लड चर्चा के वैज्ञानिकों के अनुसार तिब्बत के निचले हिस्से नेपाल के रसुवा जिले में आई विनाशकारी अचानक बाढ़ या फ्लैश फ्लड का मुख्य कारण कि आइस रॉक या एवलांच या बर्फ चट्टान का भूस्खलन है। इसके कारण या भोटे कोसी और त्रिशूली नदियों में भारी मात्रा में पानी और गाद भर गए हैं। और पीटी के लिए फैक्ट है कि भोटे कोसी या त्रिशूल नदियों तिब्बत से निकलती नेपाल में बहती हुए भारत में गंगा प्रणाली का हिस्सा बनती है। और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव बढ़ते तापमान के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे ऐसी घटना बढ़ रही है। और मेंस के लिए हैं जैसे पर्यावरण और आपदा प्रबंधन, हिमालय क्षेत्र बुनियादी ढांचे को अनियोजित विकास एवं जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली आपदाएं जैसे GLOF भूस्खलन। दूसरा है कि
कुक रेल नाइट सफारी परियोजना के सुप्रीम कोर्ट या पैनल रिपोर्ट या कुक रेल नाइट सफारी प्रोजेक्ट रिव्यू लोग चर्चा में क्यों उत्तर प्रदेश लखनऊ में स्थित कुक रेल वन क्षेत्र में देश की पहली नाइट सफारी परियोजना बनाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की केंद्रीय अधिकार प्राप्त सीईसी में को सौंपी गई याचिका इस परियोजना को समीक्षा की मांग की गई है और पीटी फैक्ट के वन संरक्षण अधिनियम 2023 संशोधन के अनुसार चिड़ियाघर जू और सफारी को वानिकी गतिविधियों या फॉरेस्ट्री एक्टिविटी माना गया है। याचिका में इसकी प्रावधान को चुनौती दी गई है। कुक रेल वन या लखनऊ में स्थित है और घड़ियाल या कछुआ या संरक्षण के लिए जाना जाता है और मेंस के लिए जीएस पर पर्यावरण जैव विविधता विकास परियोजना या बनाम या वन संरक्षण और वानिकी गतिविधियों बदलती और कानूनी परिभाषा का विश्लेषण। अगला है कि अरावली पर्वत की वहन क्षमता या विवाद या लॉजिस्टिक अर्ज या पॉइंट अरावली पैनल चर्चा में क्यों पर्यावरण और राजस्थान के नेताओं की सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित अरावली पैनल की मांग किया और वह खनन गतिविधियों को रोकने के लिए क्षेत्र का वहन क्षमता या कैरिंग कैपेसिटी की व्यापक अध्ययन करें और पीटी के लिए अरावली उत्तर भारत की जीवन रेखा है और स्वच्छ हवा पानी और मरुस्थल को रोकने में मदद करती है। पीटी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 के संदर्भ में तत्व विचार कीजिए। नए संशोधन के तहत वन क्षेत्रों में चिड़ियाघर जू सफारी स्थापना गैर वानिकी गतिविधियों माना गया है और किसी भी वन भूमिका में सफारी बनाने के लिए अब केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से पूर्व अनुमति की आवश्यकता को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। इसका आंसर दोनों में से कोई नहीं है कि वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 के तहत चिड़ियाघर सफारी को वानिकी गतिविधियां फॉरेस्ट्री एक्टिविटी माना गया है, न कि गैर वानिकी। हालिया इसके लिए नियमों सुप्रीम कोर्ट CZA के दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। मैथ्स के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है जीएस पर 3 पर्यावरण आपदा प्रबंधन। हिमालय क्षेत्र में आइस या रॉक एवलांच और अचानक आने वाली बाढ़ प्लस को आवृत्ति में हालिया वृद्धि केवल प्राकृतिक घटना नहीं बल्कि जलवायु परिवर्तन और अन्य योजित शहरीकरण परिणाम है। नेपाल की हालिया आपदा के आलोक में इसका तंत्र समूह विश्लेषण कीजिए और सीमा पर आपदा प्रबंधन सुझाव 250 15 की है। 27 अगस्त 2026 को नेपाल की भोटे या नदी कोसी नदी में फ्लैट वैज्ञानिक द्वारा बताए गए कि आइस रॉक के इसमें बोला गया कि भोटे नदी में फ्लैश फ्लड और वैज्ञानिक द्वारा आइस रॉक एवलांच के कारण के उल्लेख करते हुए इसका शुरुआत करें और तापमान बढ़ने से ग्लेशियर का अवस्थित होना, ब्लैक कार्बन जमा होना और संवेदनशील व्यापारी ढलानों पर बुनियादी ढांचे जल सड़क या विद्युतीकरण का निर्माण। प्रमुख भाग या पार्ट 2 भारत के निचले राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश बिहार इसका सीधा असर पार्ट की चेतावनी और सुझाव वे फॉरवर्ड या प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली अर्ली वार्निंग सिस्टम को मजबूत करना, भारत नेपाल के बीच वास्तविक समय में डेटा साझा करना और इको सेंसिटिव जोन का निर्धारण। मेंस के लिए क्वेश्चन है आपदा प्रबंधन एवं पर्यावरण। हिमालय में क्षेत्र में अंतिम बुनियादी ढांचा विकास, जल विद्युतीकरण परियोजना जलवायु परिवर्तन के खतरों को बार बार आने वाली आपदाओं में बदल रही है और नेपाल में हाल ही में हिमस्खलन के ग्लेशियर को आकस्मिक बाढ़ के आलोक में समालोचना विश्लेषण कीजिए। तिब्बत नेपाल सीमा पर हिमस्खलन से ढलने ग्लेशियर से हालिया घटना नदियों पर त्रिशूल को विनाशकारी बाढ़ से संक्षिप्त में हिमालय औसत तुलना में 5% अधिक गर्म हो रही है और मानव जनित या कारक जानना तो नाजुक पर्वतीय ढलानों या जल विद्युतीकरण परियोजना जैसे रसुआ गढ़ी निर्माण जैसे इकोसाइड का खतरा बढ़ रहा है और डाउन स्ट्रीम पर्वत नेपाल की नदियों का जलस्तर बढ़ने से भारत की सीमावर्ती बिहार उत्तर प्रदेश बाढ़ का खतरा आगे की रहा। सिक्किम जैसी की जन मांगों को ध्यान में रखकर जल विद्युत परियोजना को पर्याप्त प्रभाव आकलन EIA प्रक्रिया को मजबूत करना और नदी प्रभाव से पहले जंगलों को पुनरुद्धार या रेस्टोर को या फॉरेस्ट या बिफोर फ्लो जैसी नीतियों अपनाना। यह प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स के लिए है। हाल ही में समाचारों में रही या भोटे कोसी त्रिशूल नदियों निम्नलिखित में से किस जैसे क्षेत्र संबंधित है जो हाल ही में हिमनद आपदा के कारण नई जल विद्युत परियोजना प्रभावित है। इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। मेरे ख्याल से इसका नेपाल हो जाएगा कि तिब्बत सीमा से सटे नेपाल के मध्य में हिस्से भोटे कोसी या त्रिशूल नदी गलियारों में हिमनद या मलबे के कारण अचानक बाढ़ है जिसे भारत के बिहार और यूपी में अलर्ट जारी किया गया है। शहरी आर्द्रभूमि जिलों के संदर्भ में तत्वों विचार कीजिए। इससे पहले आर्द्रभूमि या पृथ्वी की सतह पर लगभग 6% का हिस्सा कवर करती है, लेकिन असलिया वनों की तुलना में प्रति इकाई या क्षेत्र अधिक कार्बन सिंक या कार्बन सब स्टेशन का कार्य करती है और जल निकाव या यूट्रोफिकेशन की स्थिति पोषक तत्व की कमी के कारण पैदा होती है जिससे जलीय जीवन या समाप्त हो जाता है। इसका आंसर मेरे ख्याल से पहला सही दूसरा गलत है कि यूट्रोफिकेशन सुपोषण या पोषक तत्वों की विशेषकर नाइट्रेट या फॉस्फेट की अधिकता के कारण या न कि कमी के कारण। इसके कारण या शैवाल या प्रदूषण एल्गी बूम होता है और ऑक्सीजन की कमी से झील जैविक रूप से मृत हो जाती है। अगला है कि पीटी क्वेश्चन प्रैक्टिस है। हाल ही में चर्चा में रही डेरा क्योसोन राशि या ब्रांड नाम या रिस्पॉन्स क्यों निम्नलिखित में से किस बीमारी के उपचार से संबंधित है। इसका बी हो जाएगा एडवांस एग्नासिया कैंसर। क्या अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन USFDA ने हाल ही में डेराक्सोनारासिब या डेराक्सोसोन या रासिब के नामक एक दैनिक या मौलिक गोली को मंजूरी दिया है। यह उन मरीजों के लिए महत्वपूर्ण चिकित्सा खोज ब्रेकिंग थ्रो जो एडवांस या के कैंसर या पेनक्रियाटिक कैंसर से पीड़ित है और जिन पर अन्य शुरुआती दवाएं बेअसर हो चुकी है। अगला है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा हाल ही में ली गई प्रौद्योगिकी हस्तांतरण TOD नीति के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए। पहला, रक्षा मंत्रालय में DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक या मिसाइलें या प्रणालियों या कन्वेंशनल मिसाइल सिस्टम की तकनीक भारतीय निजी उपयोगों और MSME को सौंपने की मंजूरी दी है कि इसका मुख्य उद्देश्य रक्षा विनिर्माण आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। इसका दोनों सही हो जाएगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की टेक्नोलॉजी और ट्रांसफर TOD को मंजूरी दे दी ताकि भारतीय विनिर्माण MSME इनका स्वदेशी उत्पादन कर सके जो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की ओर एक बड़ा कदम है। मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस स्वास्थ्य सेवा और औषधि खोज रिकवरी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कि भूमिका अनुसंधान के समय को कम करने में क्रांतिकारी साबित हो रही है और हालिया वैज्ञानिक प्रगति के आलोक में इसके लाभों और अंतर्निहित चुनौतियों का मूल्यांकन कीजिए। जैस पर विज्ञान प्रौद्योगिकी की भूमिका है कि हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस के UPSC के एडवांस में
एडिशंस में GIPC1 प्रोटीन डोमेन या मॉडलिंग और अन्य कैंसर अनुसंधान जैसे स्मार्ट ड्रग्स में AI के बढ़ते उपयोग पर चर्चा की गई और कंप्यूटर आधारित स्कैनिंग से लगभग 40,000 अणुओं की जांच को घटाकर केवल शीर्ष 5 तकनीकों सीमित करने में सफल मिले हैं। AI के मुख्य लाभ गति और सटीकता या पारंपरिक दवाओं को खोजने में लगभग 10 से 12 वर्ष के समय को AI एल्गोरिथम कुछ महीनों में बदल देते हैं और जेनरेटिव या प्रोडक्टिव AI नए अणुओं का सटीक डिजाइन तैयार करना और मानव शरीर में उनके अवशोषण या एब्जॉर्प्शन या विषाक्त या टॉक्सिसिटी को पहले ही अनुमान लगाना और लक्षित थेरेपी या टारगेटेड थेरेपी कैंसर जैसी जटिल बीमारियों में केवल प्रभावित कोशिकाओं को लक्षित करने वाले या मॉलिक्यूल्स की पहचान। चुनौतियां डेटा की उपलब्धता एल्गोरिथम को प्रशिक्षित करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले या क्लिनिकल डेटा का अभाव। सुरक्षा परीक्षण यही संभावित मॉडल को खोज सकता है, लेकिन मानव क्लिनिकल ट्रायल या ह्यूमन ट्रायल या सुरक्षा मानकों की प्रक्रिया को पूरी तरह बाईपास नहीं किया जा सकता है। नैतिक नियामक चिंताएं एल्गोरिथम या पूर्वाग्रह का डेटा गोपनीयता। निसार सैटेलाइट भारत और नासा का संयुक्त अर्थ ऑब्जर्विंग या मिशन आपदा प्रबंधन और पर्यावरणीय निगरानी में तेजी लाने के लिए तैयार PM सूर्य सरोवर योजना PMSSY भारत में भूमि की कमी से निपटने के लिए फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट या तैरने वाले पैनल पर ऊर्जा भंडारण को बढ़ावा देने की योजना। इसका लक्ष्य 5,000 मेगावाट क्षमता है। अगला है कि फीटिंग के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है। हाल ही में समाचारों में रहे फाइव आइज खुफिया गठबंधन में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है। इसका मेरे ख्याल से बी हो जाएगा कि भारत हो जाएगा कि 5 आइज गठबंधन में 5 देशों शामिल है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड है। भारत इसका सदस्य नहीं है। अगला है कि हिमनद के ढाने ग्लेशियर के कोलैप्स और मलबे के प्रभाव डेब्रिस फ्लो के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यह घटना केवल रिएक्टर प्रणाली पर उच्च तीव्रता के भूकंपों के कारण हो सकती है। और हाल ही में नेपाल की भोंटे कोसी नदी में आई अचानक बाढ़ फ्लैश फ्लोट को वैज्ञानिक ने हिमनद के ढाने और पश्चिम विक्षोभ से जोड़ा है। इसका दूसरा का बी हो जाएगा, दूसरा का केवल बी हो जाएगा। हाँ, ये पहला गलत है, दूसरा सही है कि हाल ही में USGS ने पुष्टि की है कि बिना किसी भूकंप या गतिविधियों के भी या जलवायु परिवर्तन और मलबे के दबाव के कारण हिमनद को ढह सकते हैं। दूसरा बिल्कुल सही है। तीसरा है कि किसी बीमारी को अधिसूचित बीमारी या नोटिफिएबल डिजीज घोषित करने का या प्राथमिक लाभ क्या है। इसका आंसर मेरे ख्याल से भी हो जाएगा कि अधिकारी के लिए सरकारी और निजी दोनों स्तरों पर बीमारी के मामले को दर्ज करना और डेटा एकत्र करना कानूनी रूप से अनिवार्य हो जाता है। कि नोटिफिकेशन डिजिटल घोषित होने से डॉक्टरों और अस्पतालों के लिए सरकार के उस बीमारी के हर मामले को सूचना देना अनिवार्य हो जाता है, जिससे बीमारियों के प्रसार को रोकने और सटीक राष्ट्रीय या डेटा बनाने में मदद मिली है। अगला है कि आपदा प्रबंधन एवं पर्यावरण से है कि हिमालय क्षेत्र में हिमनदों को ढाना, ग्लेशियर, अचानक आने वाली बाढ़, फ्लैश फ्लड या स्थानीय प्राकृतिक आपदाएं नहीं बल्कि गंभीर जलवायु परिवर्तन संकेतों को नेपाल में हालिया आपदा में इसका कथन का समीक्षा कीजिए। दूसरा है रक्षा क्षेत्र में निजी आयुधन प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी TOT और आत्मनिर्भरता और वैश्विक रक्षा नियमों महाशक्ति बनने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। DRDO को मिसाइल तकनीक हस्तांतरण के हालिया निर्णय के संदर्भ में इसका लाभों का समय चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। तीसरा है कि GSP2 स्वास्थ्य एवं सामाजिक भारत में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे विकास के बाद राष्ट्रीय व्यापक केंद्र की चिकित्सा डेटा जैसे कैंसर रजिस्ट्री में कमी, नीति निर्माण, लक्षित या उपचार में या बाधा डालती है। इसका दूर करने के लिए उपाय रूपरेखा या तैयार किए सुप्रीम कोर्ट के हालिया दिशा निर्देश का महत्व मूल्यांकन कीजिए। कि दोस्तों इसके बारे में तो हमने पढ़ लिया था कि तिब्बत या नेपाल क्षेत्र में हिमनद या ढाने से जलवायु परिवर्तन के संकेतों के हिमनद से इसको पढ़ लेना दोस्तों। इसके बारे में तो हमने पढ़ लिया है। मैं धीरे धीरे स्लाइड कर रहा हूँ, इसको पढ़ लेना दोस्तों। कि भारत के नेबरहुड फर्स्ट नीति या NDRF के सीमा पार राहत और या बचाव कार्य जैसे नेपाल बाढ़ में तकनीकी सहायता अग्रणी भूमिका निभा रहे। पारंपरिक टर्न वाली चेतावनी EWS डेटा साझा कर भारत को इसरो उपग्रहों के वास्तविक समय या रियल टाइम ग्लेशियर रिंगाई की या कारण को असर डेटा नेपाल, भूटान को पड़ोसी देशों के साथ साझा करना और द्विपक्षीय या हाइड्रोलॉजिकल सहयोग, कोसी गंडक उच्च बांधक परियोजना के साथ जल मौसम या विज्ञान डेटा विनिमय तंत्र को मजबूत करना ताकि बाढ़ के असर को नियंत्रित किया जा सके। क्षेत्रीय मंचों का नेतृत्व ICIMOD इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट या किस्म BIMSTEC के तहत आपदा प्रतिरोध या बुनियादी ढांचे या CDRI के विनिर्माण के वित्तीय व तकनीकी नेतृत्व प्रदान करना। निष्कर्ष हिमालय क्षेत्र में आपदाएं राजनीतिक या सीमाओं को नहीं मानती। नेपाल की हालिया आपदाएं इस बात का प्रमाण है कि भारत की सुरक्षा पर्यावरण स्थिरता उसके पड़ोसियों के साथ जुड़ी है। अंततः एक सुदृढ़ सीमा पर जलवायु कूटनीति और संयुक्त आपदा प्रबंधन ढांचा का समय का मांग है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी रक्षा सुरक्षा कि अगस्त 2026 में रक्षा मंत्रालय द्वारा DRDO की सभी पारंपरिक मिसाइल तकनीकों को निजी उद्योगों हस्तांतरित TOT कराने की मंजूरी भारतीय रक्षा तकनीकों को युवांतर मोड़ है। इस कदम में भारतीय डायनोमिक्स या लिमिटेड DVDL सार्वजनिक उपकरणों के एकाधिकार को समाप्त कर निजी क्षेत्र में प्रमुख निर्माता या प्राइम इंटीग्रेटेड के रूप में स्थापित करना और DRDO लैब या अनुसंधान में डिजाइन या तकनीकी हस्तांतरण TOD या निजी उपयोग प्लस MSME बड़े पैमाने पर उत्पादन या मैगजीन की गारंटी निर्यात, आत्मनिर्भरता और रक्षा निर्यात में इसकी लाभ और बड़े पैमाने पर उत्पादन या इंडस्ट्रियल स्केल प्रोटेक्शन। DRDO की प्रयोगशाला में विकसित तकनीकें जैसे अवकाश और शस्त्र और क्रूज मिसाइल अब निजी कंपनियों को विनिर्माण दक्षता के कारण तेजी से उत्पादित हो सकेंगे, जिससे प्रयोगशाला से सेना तक की दूरी कम होगी और युद्धकालीन आपूर्ति में या मैगजीन या डेप्थ हालिया वैश्विक संघर्ष जैसे यूक्रेन युद्ध में दिखाया है कि पारंपरिक मिसाइल का सटीक तेजी से खत्म होता है। निजी क्षेत्र की भागीदारी सेना के लिए मिसाइलों का बड़ा भंडार सुनिश्चित करेगी और वैश्विक निर्यात महाशक्ति बनाना। वित्त वर्ष 2025 से 26 में भारत का रक्षा निर्माण 38,424 करोड़ तक पहुंच गया, जिसमें निजी
निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 50% अधिक थी और मिसाइल उत्पादन खुले से ब्रह्मोस से अवकाश प्रणाली के नए वेरिएंट वैश्विक बाजार जैसे भारत प्रशांत क्षेत्र में निर्यात तेजी से बढ़ेगी और एमएसएमई इकोसिस्टम का विकास। इस आपूर्ति श्रृंखला सप्लाई चेन से जुड़कर छोटे मध्यम उद्योगों को उन्नति विनिर्माण के अवसर मिलेंगे। संभावित चुनौतियां, रणनीति और सुरक्षा जोखिम। मिसाइल तकनीकी अत्यधिक संवेदनशील होती है और निजी फर्मों के पास ये क्लासिकल डेटा की सुरक्षा और वैधिक संपदा आईपी लीक होने की खतरा बना रहेगा और गुणवत्ता नियंत्रण और प्रमाणन पुनर्नोदन या प्रोपल्सन गाइडलाइन सिस्टम या वारंट हेड एकीकरण से सैन्य मानकों की निरंतर बनाए रखना कठिन होता है। निजी क्षेत्र में इसकी विफलता घातक हो सकती है। पूंजी की सघनता और समान विकास मिसाइल विनिर्माण में भारी निवेश की आवश्यकता होती है, जिससे केवल कुछ बड़े निजी समूह एल&टी या टाटा आदि का एकाधिकार होने का जोखिम है, जिससे छोटे खिलाड़ी बाहर हो सकते हैं। निष्कर्ष निर्णय रक्षा विनिर्माण लोकतांत्रिकरण करता है। हालांकि इसकी सफलता इस बात पर भी निर्भर करेगी कि सरकार सख्त सुरक्षा गुणवत्ता नियंत्रण नियमों के साथ निजी क्षेत्र की नवाचार क्षमता का संतुलन बनाती है। GS2 के लिए स्वास्थ्य एवं सामाजिक कि भारत में आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य मिशन जैसे बुनियादी ढांचे विकास को बावजूद राष्ट्रीय व्यापक और वास्तविक समय रियल टाइम चिकित्सा डेटाबेस न होना नीति निर्माण में बड़ी बाधा है। इस संदर्भ में अगस्त 2026 में सुप्रीम कोर्ट अनुराग श्रीवास्तव से यूनियन ऑफ इंडिया द्वारा 19 राज्यों के प्रदेशों को कैंसर अधिसूचित बीमारियों नोटिफिकेशन डिजीज घोषित निर्देशित किया गया है और डेटा की कमी के उत्पन्न बाधाएं। वर्तमान में ICMR और ICMR राष्ट्रीय कैंसर रजिस्टर या कार्यक्रम या NCRP भारत की केवल 100% आबादी को कवर करता है और जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह लगभग मात्र 1% है। इस डेटा ब्लैक होल में के कारण देश में कैंसर के वास्तविक बोझ का सटीक अनुमान नहीं लगा पाता है, जिससे स्वास्थ्य बजट और क्षेत्रीय संसाधनों जैसे या अन्य लॉजिकल सेंटर का गलत आवंटन होता है और लक्षित उपचार या महामारी विज्ञान पर इम्पायरोलॉजी या अनुसंधान और पारंपरिक स्क्रीनिंग या कार्यक्रम प्रभावित होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देशों के अनिवार्य रिपोर्ट के कोर्ट निर्देशानुसार या अब प्रत्येक सरकारी अस्पताल निजी कैंसर क्षेत्र या पैथोलॉजी लैब के लिए हर कैंसर निदान की रिपोर्ट राज्य स्वास्थ्य निर्देशनालय को देना या कानून रूप से अनिवार्य है। डेटा अंतराल की समाप्ति या 17 राज्यों ने इसे पहले अधिसूचित किया था। अब शेष 19 राज्यों के शामिल होने से राष्ट्रीय स्तर पर एक समान और संरेखित डेटा उपलब्ध होगा। भ्रामक दवा प्रयोग याचिका में बिना वैज्ञानिक प्रमाण के वैकल्पिक उपचारों जैसे गौमूत्र से कैंसर का इलाज में दर्जा पर चिंता जताई गई थी और कोर्ट ने हस्तक्षेप से साक्ष्य आधारित एविडेंस या बेस्ड आधुनिक प्रमाणिक चिकित्सा को बढ़ावा मिलेगा और अस्पताल या लैब द्वारा अनिवार्य रिपोर्ट कि राज्य स्वास्थ्य या निर्देशालय ICMR या राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री या साक्ष्य आधारित नीति निर्माण या डेटा की कमी दूर करने के उपाय और केंद्रीकृत या वास्तविक समय डिजिटल रजिस्ट्री या कोविड-19 या कोविन प्लेटफॉर्म की तर्ज पर एक एकीकृत डिजिटल रजिस्टर कैंसर रजिस्ट्री के स्थापित किया जाए जो अस्पतालों बीमा योजना PM या मृत्यु रिकॉर्ड से जुड़ी हो। डिजिटल बुनियादी ढांचे या एकीकरण के गैर संचारी रोगों NCD डेटा में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन या ADM ABH आभा कार्ड से जोड़ना और निजी क्षेत्र की भागीदारी और निजी या डायग्नोस्टिक्स के श्रृंखला के लिए स्वास्थ्य डेटा साझा करने हेतु प्रोत्साहन आधारित है और दंडात्मक या तंत्र बनाना और ग्रामीण स्तर पर आशा के कार्यकर्ताओं या प्रशिक्षण ताकि ग्रामीण स्तर पर सुचारू लक्षणों या कैंसर मामलों की स्क्रीनिंग या रिपोर्टिंग को सुदृढ़ किया जा सके। निष्कर्ष सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश या केवल कानूनी औपचारिकता नहीं बल्कि भारत में जन स्वास्थ्य नीति को अनुमान आधारित से डेटा संचालित बनाने के दिशा निर्देश में एक क्रांतिकारी कदम है और स्वास्थ्य को केवल राज्य सूची का विषय मानकर टालने की बजाय दोनों स्तरों पर कार्यान्वयन प्रयास की आवश्यकता है। ई श्रम पोर्टल में 5 वर्ष पूरे हो गए हैं कि चर्चा क्यों भारत के विशाल और संगठित कार्य को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने ई श्रम पोर्टल 26 या 27 अगस्त को 2026 को सफल 5 पूरे वर्ष कर लिया है। मुख्य डेटा वर्तमान में इससे 31.89 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिक पंजीकृत और अब इसे केवल एक डेटाबेस से बदलकर एक एकीकृत सामाजिक सुरक्षा और रोजगार मंच बनाया जा रहा है। चुनौतियां या गिग वर्कर्स या कम पंजीकरण या लगभग 11.5 कि डेटा का नियमित अपडेट न होना और विपक्षी के लिए जैसे कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के रोजगार के लिए। मेंस के लिए क्वेश्चन है, भारत में असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को सार्वजनिक सुरक्षा प्रदान करने के तकनीकी मंचों जैसे ई श्रम पोर्टल में भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। इस वर्ग में या सार्वभौमिक कवरेज को प्राप्त करने में आने वाली चुनौतियों को भी चर्चा कीजिए। सो मॉडर्न आंसर हो जाएगा कि ई श्रम पोर्टल 5 वर्ष पूरे होने के शुरुआत करें और भारत की लगभग 90% कार्यबल और संगठित या सकारात्मक पक्ष भूमिका 31 करोड़ से अधिक केंद्रीकृत डेटाबेस लक्षित कल्याणकारी योजना जैसे बीमा पेंशन का आसान हस्तांतरण संकट के समय जैसे महामारी आपदा या त्वरित सहायता चुनौतियां पंजीकरण और वास्तविक लाभ वितरण में अंतर या गिग प्लेटफॉर्म वर्कर्स को कम कवरेज डिजिटल साक्षरता की कमी डेटा को समय पर अपडेट करने के तंत्र का अभाव और निष्कर्ष आगे की राज्यों के साथ बेहतर समन्वय सामाजिक सुरक्षा या संहिता सोशल सिक्योरिटी कोड को नियमों को पूर्णतः अधिसूचित करना और अनिवार्य डेटा अपग्रेडेशन। पीटी के लिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों या RBI के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। इनकी स्थापना या नरसिम्हा समिति की सिफारिश पर आधारित है कि गई इन बैंकों में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 85% परियोजना या बैंक या स्पॉन्सर बैंक की हिस्सेदारी 50% होती है। हालिया वित्तीय वर्ष में देश के RRB ने जेब अब तक रिकॉर्ड सुधार या लाभ दर्ज किया गया है। इसका आंसर पहला और तीसरा हो जाएगा कि दूसरा गलत है, क्योंकि RBI में हिस्सेदारी का पैटर्न इस प्रकार है कि केंद्र सरकार 50% परियोजना बैंक 35% और संबंधित राज्य सरकार 15% है। अगला है, हाल ही में चर्चा में रही भोट कोसी नदी भोटे कोसी रिवर क्षेत्र जो अचानक आई विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित हुआ है। इसका आंसर बी हो जाएगा, भारत नेपाल चीन तिब्बत कि नेपाल भारत चीन तिब्बत में सीमा से निकली कि भारी तबाही मचाने वाली फ्लड्स की अचानक बाढ़ में आई जिसका असर भारतीय सीमा बिहार यूपी में भी देखा जा रहा है। थैंक यू दोस्तों, आज इतना ही। थैंक यू।